हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम अमित श्रीवास्तव है और मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस पॉइंट में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वर्ल्ड वॉर वन, जो कि क्लास 9 सीबीएसई और क्लास 10 आईसीएसई दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कुछ चीज़ें हैं जो बेसिकली अगर आप समझ गए तो ये टॉपिक समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए, 2-3 पॉइंट्स पे क्वेश्चन आता है। कॉजेज पूछे जाते हैं, क्यों हुआ था, व्हाट आर द इमीडिएट कॉजेज और उसके बाद फिर इसका कॉन्सिक्वेंसेज या इसका परिणाम क्या हुआ और ये किस तरह से हुआ था। तो ये सारी चीज़ें मतलब फैक्ट बाय फैक्ट हम डिस्कस करेंगे और आपको सारी चीज़ें जो है बहुत आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, वर्ल्ड वॉर वन। देखो, वर्ल्ड वॉर वन जो था वो उसे हम लोग वर्ल्ड वॉर टू जब तक नहीं हुआ था, वर्ल्ड वॉर टू 1939 में हुआ था। उससे पहले तक वर्ल्ड वॉर वन जैसा कोई नाम नहीं था, वर्ल्ड वॉर जैसा कोई भी नाम नहीं था। तो वर्ल्ड वॉर वन को हम वर्ल्ड वॉर टू के बाद हमने कहा, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू इट इज नोन एज वर्ल्ड वॉर वन। इससे पहले हम लोग इसे कहते थे ग्लोबल वॉर। ठीक है, ग्लोबल वॉर मीन्स कि इसमें बहुत सारे देश इन्वॉल्व थे, मतलब मल्टीपल कंट्रीज वर इन्वॉल्व इन दिस वॉर, सो हम इसे ग्लोबल वॉर कहते थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर हमने इसे वर्ल्ड वॉर वन तब कहा जब वर्ल्ड वॉर टू घटित हुआ 1939 से। ठीक है, तो आइए कुछ बेसिक चीजें हैं वो समझ लेते हैं। इससे सबसे पहले हम लोगों ने ग्लोबल वॉर या ग्रेट वॉर का दर्जा दिया, और ये इतना खतरनाक था, इतनी कैजुअलिटी हुई थी कि 1918 तक वन ऑफ द डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट बिफोर वन ऑफ द डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट बिफोर 1918, इससे ज्यादा डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट कभी नहीं हुआ। इससे ज्यादा डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट 1980 से पहले कभी नहीं हुआ। 1918 के बाद तो फिर वर्ल्ड वॉर टू हुआ है, तो उसमें तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक था, बट 1980 से पहले की मैं बात करूं तो इससे ज़्यादा डेडलीस्ट वॉर कभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसे हम लोग ग्लोबल वॉर से भी न जानते हैं। ये स्टार्ट हुआ था 28 जुलाई 1914 और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 11 नवंबर 1919। तो ये लगभग 5 साल तक इसका वॉर का पीरियड रहा है। इसमें कैजुअलिटी की मैं बात कर लूँ तो 17 मिलियन कैजुअलिटी हुई है। 17 मिलियन को अगर मैं करोड़ में चेंज करता हूं तो 1.7 करोड़ 1.7 करोड़ कैजुअलिटी वर्ल्ड वॉर वन से हुई है। इसमें से 1.1 करोड़ आर्मी पर्सनल, ठीक है, जो आर्मी या जो सेना के जो जवान थे उनकी हुई है 1.1 करोड़ या 11 मिलियन। और जो सिविलियंस हैं वो भी इस वॉर में काफ़ी लोग मारे गए थे। तो इसमें 6 मिलियन मीन्स की 60 लाख 60 लाख लोगों की कैजुअलिटी कहाँ पे हुई है, इसमें सिविलियंस की भी हुई है। ठीक है, तो 1.7 करोड़ मतलब इतना डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट 1980 से पहले कभी नहीं हुआ था। ठीक है, अब ये किसके किसके बीच लड़ा गया था ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो पावर है, सबसे पहले है एलाइड पावर, दूसरा है सेंट्रल पावर। एलाइड पावर में है रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, जापान। याद होना चाहिए आपको, रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, जापान, इसे हम लोग कहते हैं एलाइड पावर। और एलाइड के बाद एक और पावर है जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल पावर। इसमें क्या है, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर। ये ऑस्ट्रो मीन्स ऑस्ट्रिया, पहले ऑस्ट्रिया हंगरी एक एम्पायर था, तो उसे हम लोग कहते थे ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर, बहुत बड़ा एम्पायर था। फिर बाद में वर्ल्ड वॉर वन के बाद इसे काफ़ी छोटा कर दिया गया। तो ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर, फिर जर्मनी एंड ओटोमन एम्पायर। तो सेंट्रल पावर में ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर, जर्मनी एंड ओटोमन एम्पायर। और अगर एलाइड पावर की बात करें तो रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए एंड जापान। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं, फैक्ट है, आप चाहें तो इससे नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो वॉर है ये स्टार्ट हुआ था ब्रिटेन वो यूरोपियन कंट्रीज से। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी, सर्बिया, ये सारी चीज़ें आपकी यूरोप में सिचुएटेड है। तो आइए समझते हैं क्या है, ऐसा वॉर क्यों हुआ। भाई, वॉर एक दिन में नहीं होता है, कोई भी वॉर होता है तो उसके पीछे बहुत सारी कॉजेज होती हैं, बहुत समय तक वैसा कुछ तैयार हो रहा होता है, एक बैकग्राउंड बन रहा होता है, और जब एक मौका होता है, एक कोई कॉज होता है जिससे कि ये अचानक मतलब शुरू हो जाता है, तो उस कॉज को हम लोग कहते हैं इमीडिएट कॉज। जिस एक पर्टिकुलर कॉज की वजह से वॉर होता है तो उस कॉज को हम कहते हैं इमीडिएट कॉज। लेकिन जो एक सिनेरियो है या क्या वजह हो सकती है, ठीक है, वो कॉजेज होते हैं, मल्टीपल कॉजेज होते हैं,
और मल्टीपल कॉजेस को कोई एक चिंगारी होती है जिसे हम लोग कहते हैं इमीडिएट कॉज, जिसकी वजह से वो सारे कॉजेज मिलके और फिर एक बड़ा वॉर होता है। तो देखिए, अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में या वर्ल्ड वॉर वन की बात करें तो इसके कॉजेस को याद रखने के लिए, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, तो हम याद रखने के लिए हमने एक एक्रोनिम्स दिया है, मेन। आपको ये याद रखना है, मेन, ठीक है। अगर आपको ये 4 वर्ड याद हैं तो आप इसके कॉजेस को समझ सकते हैं। एम से मिलिट्री, ठीक है, एम से मिलिट्री। ए से अलायंसेस, आई से इंपेरियलिज्म, एन से नेशनलिज्म। तो देखिए, बेसिकली ये जो 4 कॉज थे जो यूरोप में थे उस समय के, और इन्हीं की वजह से जो ये वर्ल्ड वॉर वन है वो देखने को मिला है। तो अगर हम मिलिट्री कॉज की बात करते हैं कि मिलिट्री कॉजेस क्या थे, तो देखिए यूरोप में उस समय तक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुका था। तो वहाँ पे हर देश, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपने मिलिट्री को बड़ा करना चाहता था, स्ट्रेंथ मतलब उसको मजबूत करना चाहता था। तो जब भी कोई अपनी आर्मी को मजबूत करेगा, ठीक है, और सभी लोग अगर आर्मी को मजबूत करेंगे तो एक चांसेस बनी रहती है कि आप अपने पड़ोसी से कभी ना कभी लड़ाई कर लेंगे अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए। तो मिलिट्री का सबसे पहला था आर्मी, ठीक है। और आर्मी में आर्म रेसेस, आर्म रेसेस मतलब हथियारों की, अगर आपके पास एक हथियार है तो आपका पड़ोसी 2 हथियार लेना चाहेगा, फिर आप 3 हथियार, तो इसे हम लोग कहते हैं आर्म रेसेस। तो आर्मी में आर्म रेसेस, मिलिट्री का जो सबसे पहला कॉज था कि आर्म रेसेस। आर्म रेसेस उस समय यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, और इसी आर्म रेसेस ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है वर्ल्ड वॉर वन को। उसके बाद मैंने कहा कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हुआ था, कुछ चीज़ें नई नई जो टेक्नोलॉजीज के आर्म्स थे वो इन्वेंट भी हुए थे। उन्हीं में एक आर्म्स था मशीन गन। तो देखिए, मशीन गन का जो इन्वेंशन है वो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन हुआ था, ठीक है। और ये मशीन गन जो है यूएसए ने इन्वेंट किया था, ठीक है। और इसका जो पहला जो यूज हुआ है वो कहाँ हुआ है, इट वॉज फर्स्ट यूज इन वर्ल्ड वॉर वन, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा टैंक्स की, ठीक है, तो टैंक्स भी पहली बार, टैंक्स तो थे पहले भी, लेकिन जो टैंक्स का यूज पहली बार हुआ है वो कहाँ हुआ है, टैंक्स वॉज फर्स्ट यूज बाय ब्रिटिश, ब्रिटिश ने इसका यूज किया है, यूज्ड बाय ब्रिटिश, और कहाँ पे, वर्ल्ड वॉर वन में। तो देखिए, जितना भी मिलिट्री या उससे रिलेटेड चीजें मजबूत होंगी उतनी ही ज्यादा वॉर की संभावना बढ़ जाती है, और यही होता है कॉजेज, ठीक है। इसी वजह से वर्ल्ड वॉर वन घटित हुआ था। फिर टैंक्स के बाद अगर मैं बात करूं तो आर्मी साइज, लार्ज आर्मी। हर देश को ये लगता था कि अगर हम इनके पास 10,000 सोल्जर हैं तो हमारे पास 15,000 सोल्जर होना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं आर्मी साइज। तो आर्मी साइज बहुत ज़्यादा बड़ी थी, आर्म रेसेस चल रहा था, मीन्स कि हथियारों को इकट्ठा करने का एक दौर था। उसके बाद आधुनिक मशीन गन थी, गन्स में भी बहुत अच्छी गन थी मशीन गन। उसके बाद टैंक्स का इस्तेमाल पहली बार ब्रिटेन ने इसी में किया था, ठीक है। और जो एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने की वजह से ब्रिटेन और जर्मनी, इनका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा था। तो ब्रिटेन और जर्मनी ने अपने इंडस्ट्रीज का इस्तेमाल करके जो मिलिट्री इक्विपमेंट होता है उसको डेवलप किया था, ठीक है। तो ब्रिटेन और जर्मनी ने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मिलिट्री इक्विपमेंट को डेवलप किया था। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको मिलिट्री कॉजेस। अब हम लोग बात कर लेते हैं अलायंसेस की। अब देखिए, अलायंसेस को समझना कुछ भी नहीं है। अलायंसेस क्या होता है, समझौता। अगर आप अगर इंडिया किसी एक देश के साथ समझौता करता है कि इन फ्यूचर अगर हमें दूसरे देश से दिक्कत होगा तो आप हमारा सहयोग करना, तो इसे हम लोग कहते हैं अलायंस। या किसी भी चीज पे अलायंस बनाया जा सकता है, सोलर एनर्जी पे अलायंस बनाया जा सकता है कि हम सोलर एनर्जी अगर डेवलप करेंगे तो आपके साथ चीजें शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे अलायंसेस क्यों बनाए जाते थे कि अगर वर्ल्ड वॉर वन के समय जो अलायंसेस बनते थे, गठबंधन हिंदी में अगर हम समझे तो अलायंस का मतलब होता है गठबंधन। तो
उस समय जो गठबंधन बनाया जाता था उसका जो मुख्य उद्देश्य होता था वो, या प्राइम जो चीजें होती थी वो होती थी कि अगर कभी कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे साथ वॉर में या कहीं पे भी खड़े हो जाएं, ठीक है। और इसका जो मेन उद्देश्य होता था वो होता था टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर, टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर। तो अलायंस फॉर्म किया जाता था। तो दो अलायंसेस उस समय बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे। सबसे पहला था ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल अलायंस। ये ट्रिपल अलायंस फॉर्म किया गया था 1882 में, ठीक है। और ट्रिपल अलायंस में तीन लोग थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, हंगेरी, ऑस्ट्रिया हंगेरी और इटली, ये ट्रिपल अलायंस में थे जो कि 1882 में फॉर्म किया गया था। इसी तरह एक ट्रिपल एंतांत था, ठीक है। इसी तरह एक था ट्रिपल एंतांत, ENTATE, एंतांत, ठीक है। ये फ्रेंच वर्ड है, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा नहीं है फ्रेंच में। तो ट्रिपल एंतांत, TETE, ठीक है। ट्रिपल एंतांत में फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया, यहाँ पे फ्रांस, ब्रिटेन एंड रसिया, ठीक है। तो देखिए अलायंसेस मतलब गठबंधन, गठबंधन क्यों होता था कि अगर हमें जरूरत होगा, जैसे तीन लोगों ने गठबंधन बना लिया और दूसरे तीन लोगों ने बना लिया, तो उनका ये मानना था कि अगर कभी जरूरत पड़ी, किसी तरह से वॉर होता है या सिचुएशन होती है, तो हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो बेसिकली ये बैलेंस ऑफ पावर के लिए बनाया जाता था। लेकिन ये भी एक वजह बना वर्ल्ड वॉर 1 का। अगर ये समझौते नहीं होते, अलायंसेस नहीं होता देशों में, तो एक दूसरे को ये लोग सपोर्ट नहीं करते, और सपोर्ट नहीं करते तो शायद वर्ल्ड वॉर 1 नहीं होता। तो आई होप अलायंस भी क्लियर हो गया, मिलिट्री आपको क्लियर हो गया होगा, अलायंस भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसको बच्चों नोट कर लीजिए, बहुत शॉर्ट में मैं समझा दे रहा हूँ, सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा ट्रिपल एंतांत, ट्रिपल एंतांत 1907 में फॉर्म किया गया था, ठीक है। डेट भी नोट कर लीजिए, क्योंकि मैंने बताया था कि सीबीएसई ने पैटर्न चेंज कर दिया है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे। तो ये जो फैक्ट है, फैक्ट भी अब आपके काम आने वाला है। जो तीसरा कॉन्सेप्ट है दैट इज इंपेरियलिज्म। अब इंपेरियलिज्म क्या होता है? इंपेरियलिज्म को आप ऐसे समझो, कॉलोनियल रूल। जैसे अब देखो, ब्रिटेन एक देश था, ठीक है, सिचुएटेड है वो यूरोप में, लेकिन उसका क्या उसने क्या किया था, इंडिया पे भी अपना एक कब्जा कर रखा था, और भी देशों में अपना कब्जा कर रखा था। उसका जो उद्देश्य था कब्जा करने का, वो बेसिकली था कि यहाँ से मैन पावर का इस्तेमाल करे, यहाँ की जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कॉटन यहाँ से ले रहा है, बाकी चीजें यहाँ से ले रहे हैं, तो यहाँ के रिसोर्सेज का और मैन पावर का इस्तेमाल करें। इंपेरियलिज्म का जो ऑब्जेक्टिव होता है दूसरी जगह पे कब्जा करना, ठीक है, उस जगह पे कब्जा करके और वहां के मैन पावर और रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना। तो देखिए, अगर मैं वर्ल्ड वॉर 1 की बात करूं तो इस समय जो अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका उस समय तक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका था। यहाँ पे रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा थे और यहाँ के मैन पावर का भी इस्तेमाल किया जा सकता था, ताकि अपने बिजनेस को, अपनी ट्रेड को बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पे क्या होता है, जब यूरोपियन कंट्रीज में जितने भी ये ट्रिपल एंटान, ट्रिपल अलायंसेज हैं, इनका सबका इंटरेस्ट कहाँ पे है? इन सभी का इंटरेस्ट का सेंटर है अफ्रीका। तो अफ्रीका में ये रिसोर्सेज पे कब्जा करना चाहते थे, वहां के मैन पावर को, और वहां पे एक कॉलोनियल रूल को एस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो बेसिकली एम्पेरियलिज्म, अगर हिंदी में मैं बात करूं तो इसको हम लोग कहते हैं साम्राज्यवाद, अपने साम्राज्य को बढ़ाना। तो जर्मनी है तो यूरोप में, लेकिन अपने साम्राज्य को कहां पे बढ़ाना चाहती है? वो बढ़ाना चाहती है अपने साम्राज्य को अफ्रीका में। और क्यों बढ़ाना चाहती है? क्योंकि वो वहां के मैन पावर और वहां के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सके। तो आई होप इंपेरियलिज्म भी क्लियर हो गया होगा। और वहां पे स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका मींस अफ्रीका के रिसोर्सेस के लिए, वहां जो मेन युद्ध था वो था अफ्रीका के रिसोर्सेस के लिए। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हैं आपको। फिर एक कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म, ठीक है। अब देखिए, नेशनलिज्म जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग ने अभी नेशनलिज्म इन इंडिया हाल फिलहाल ही पढ़ा है।
तो नेशनलिज्म इज द पेट्रियोटिक फीलिंग टुवर्ड्स ओन नेशन। नेशनलिज्म एक ऐसी भावना है जो आप अपने देश के प्रति बहुत ज्यादा स्नेह और प्रेम रखते हैं, ठीक है। तो ये फीलिंग कहीं गलत नहीं होती है, लेकिन अगर वर्ल्ड वॉर वन के कॉज की मैं बात करूं तो वहां पे ये चीजें गलत थी, क्योंकि वहां पे सिर्फ नेशनलिज्म नहीं था, वहां पे जो नेशनलिज्म था उसे हम लोग कहते हैं एग्रेसिव नेशनलिज्म। एग्रेसिव नेशनलिज्म। देखिए एग्रेसिव नेशनलिज्म क्या होता है? एग्रेसिव नेशनलिज्म वो नेशनलिज्म होता है जहां पे आप अपने नेशन को तो बहुत ऊपर रखते हो, आप अपने नेशन से बहुत प्रेम करते हो, सारी चीजें। नेशनलिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि टू लव योर ओन नेशन, लेकिन आप दूसरे नेशन को, जो आपका पड़ोसी है, भले ही आपसे कोई उससे पंगे ना हो, कोई उससे वाद विवाद ना हो, लेकिन आप उसको बहुत छोटा समझते हो, ठीक है। तो फिर होता क्या है कि आप हमेशा अपने नेशन को महान दिखाने के लिए, अपने देश को बहुत बड़ा दिखाने के लिए हमेशा अपने पड़ोसी से उलझते रहते हो। तो जब इस तरह की सिचुएशन कभी भी आएगी कि आप अपने नेशन को ही सब कुछ समझोगे और दूसरे नेशंस की इज्जत नहीं करोगे, सम्मान नहीं करोगे, तो उस केसेस में भी वर्ल्ड वॉर वन होता है, उस केसेस में भी वॉर की संभावना बढ़ती है, ठीक है। तो आई होप ये जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका ये एक्रोनिम्स है मेन, MAIN, ये क्लियर हो गया होगा। अगर आप बच्चों मेन को भी याद रखते हो और इन 4 पॉइंट को एलोबरेट कर देते हो, खोल के एक्सप्लेन कर देते हो, तो यहां से आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9th के लिए, और इसका कॉन्सेप्ट जो है आगे भी इस्तेमाल होता रहता है, ठीक है। तो हम बहुत ही जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इमीडिएट कॉज, वर्ल्ड वॉर वन होता कैसे है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, पार्ट 2 होगा। और उन बच्चों से मैं निवेदन करूंगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। और अगर कोई डाउट होता है, कुछ दिक्कतें होती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप आपके जवाब को जल्द से जल्द आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू वेरी मच।